स्टूडेंट लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। और एमए हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एमएचआई 101 जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। उसमें पढ़ने जा रहे हैं चीन की शांग सभ्यता। ये आपकी असाइनमेंट में भी है क्वेश्चन, चीन की शांग सभ्यता के बारे में लिखिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी सभ्यता से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही। मैंने आपको मेसोपोटामिया सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र की सभ्यता पढ़ाई है। अब पढ़िएगा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक की थी। और उसके इसके बाद राजवंशों का काल शुरू हो गया था। याद रखिएगा कि चीन की सभ्यता बहुत जल्दी डेवलप हुई थी। वहाँ पर राजाओं का साम्राज्य, राजवंश बहुत जल्दी आ गया था। वहाँ पर जो सबसे पहला सम्राट था जिसको कि फुंगशी था, जिसने 2852 ईसा पूर्व से 2738 ईसा पूर्व तक शासन किया। राइट, उन्होंने लिपि भी बहुत जल्दी बना ली थी, जिससे राज्यों का एकजुट करके चीन का पहला साम्राज्य स्थापित किया था। किसने? फुंगशी साम्राज्य राजवंश ने। राइट, और इसने इसने घर बनाना, शिकार करना, संग्रह, जानवर पालना, ये सब सिखाया फुंगशी राजवंश ने। क्योंकि चीन की शांग सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर राजवंशों का विकास बहुत जल्दी हुआ था। सबसे ज्यादा डेवलप चीन की जितना भी मैंने अभी तक अपने पर्सनली स्टडी किया है, चीन की सभ्यता में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई थी। वहाँ के लोगों ने लिपि भी बहुत जल्दी बना ली थी अपनी। तो चीन का दूसरा सम्राट किनशी हुआंग, जिसे पीला सम्राट भी कहा जाता है, इसने चीन को छोटे छोटे भूभागों में विभाजित कर दिया था। इसके बाद विभिन्न राजवंशों का काल शुरू होता है। ठीक है, आप इसका क्रम स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा राजवंश आते हैं, सिया राजवंश, जो कि 2016 ईसा पूर्व से, याद रखिएगा ईसा पूर्व है, ये उल्टा चलता है। राइट, ईसवी नहीं आया है, ईसा पूर्व में ही ये सारी सभ्यताएं आई थी। तो 2016 ईसा पूर्व में से 1600 ईसा पूर्व तक का सिया राजवंश था। उसके बाद शांग राजवंश आया 1600 ईस्वी पूर्व से 1046 ईस्वी ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। तो शांग वंश के बारे में हमको पढ़ना है, जो कि क्वेश्चन में भी आया है। जरूरी नहीं है कि शांग वंश के बारे में ही आएगा, आपका किसी और सिया वंश के भी बारे में आ सकता है, हान राजवंश के बारे में भी आ सकता है। उसके बाद आ जाता है झोउ राजवंश, जिसे झोउ नहीं है, ये जोउ है। आपकी बुक में कहीं पर झोउ लिखा हुआ है, कहीं पर जोउ लिखा हुआ है। तो आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए आपको इंग्लिश वाली बुक का देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश में जोउ लिखा हुआ है। राइट, 1046 ईसा पूर्व से 200 छप्पन ईसा पूर्व तक सबसे लंबे समय तक इन्होंने जोहू राजवंश ने शासन किया था। उसके बाद किन राजवंश आया, जो कि 221 ईसा पूर्व से 206 ईसा पूर्व तक था, जिसने कि चीन को एकीकृत किया था। उसके बाद आया था हान राजवंश, जो 2006 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक था। ईस्वी यानी कि आपका ईसापुर के बाद जो आपका ईस्वी आ जाता है वो है, ईसापुर नहीं है, ईस्वी है, ये याद रखिएगा। तो एक प्रमुख साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो जब इसमें देखिए कि आप 1000 ईसापुर के बाद तो लोहकरण आ गया, तो लोह प्रौद्योगिकी आ गई थी, औद्योगिकरण होने लग गया था। सारे साम्राज्य भी आ गए थे, रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य। उसके साथ साथ आपके चीन के राजवंशों का भी चल रहा था अलग से उनके एशिया की तरफ में। राइट, तो इसलिए ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए ढूंढ के तैयार किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से कोई से भी राजवंश के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको इसका क्रम याद होना चाहिए। ठीक है, आपको जो झोउ और जोउ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, राजवंश के काल में कन्फ्यूशियसवाद का विकास हुआ था। ये कन्फ्यूशियसवाद वर्ड जो है ये आपका एमएचआई 103 में भी आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब समझिएगा। इसका मतलब होता है एक तरह की कन्फ्यूशियसवाद एक तरह की विचारधारा है, जिसके अंदर जो भी इतिहास लिखा गया, मतलब जिस तरीके की सोच थी लोगों के अंदर, मानवतावादी आ गए। क्या आ गया? मानवतावादी आ गया। पहले तो वो एक दूसरे से संघर्ष करने रहते थे, राजवंश बनाते थे। मानवता यानी कि इंसानियत, इंसानियत के ऊपर उन्होंने कहा कि जो बुरे कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा, जो अच्छे कर्म करेगा वो अच्छा अच्छा उसको जन्नत प्राप्त होगी। इस तरीके की इस कन्फ्यूशियसवाद के अंदर थी। और जो हान राजवंश था चीन का लास्ट वाला, तो उसने चीन के इतिहास का यह सुनहरा दौर था, जो अपनी स्थिरता, समृद्धि और सांस्कृतिक विकास के लिए जाना जाता है। राइट, उसके बाद आ जाता है कि इसने
सरकार की स्थापना की और रोम रेशम मार्ग खोला और कन्फ्यूशियसवाद को स्थापित किया। रेशम मार्ग यानी कि आपका जो चीन की शांग सभ्यता है, वहाँ पर रेशम बहुत ज़्यादा उगता था। उन्होंने रेशम का व्यापार किया, कपड़े का व्यापार किया दूसरी सभ्यताओं के साथ। तो इस काल में ही कागर और चीनी मिट्टी अ, कागर और चीनी मिट्टी के बर्तनों जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। राइट, आई थिंक ये कागज होगा। ओके। तो इस काल में कागज और चीनी मिट्टी के बर्तन जैसे महत्वपूर्ण आविष्कार हुए। विशेषताएं थी कि चीन पूर्वी समुद्री तट से व्यापार किया जाता था। चीन जो है समुद्री तट से व्यापार करता था। और यांग तेज नदी और हुआंग हो नदी, ये दो नदियां थी चीन में, हुआंग हो और यांग तेज। इस नदी के कारण यहाँ पर वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी, और वर्षा जब प्रचुर मात्रा में होती थी तो वहाँ पर ऑब्वियसली खेती भी अच्छी होती होगी, इसलिए यहाँ वर्षा प्रचुर मात्रा में होती थी। इस पटसन के रेशे के बने वस्त्र बनते थे। राइट, पटसन यानी कि कोई चमकीला रेशम टाइप का होता है, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उगता था, इसलिए चीन के जो कपड़े होते थे वो चमकीले होते थे। और हड्डियों और पत्थरों से के बने औजार मिले, खेती के उपकरण बनते हैं। वहाँ पर पटसन जो रेशम का कपड़ा था, वो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। वो रेशम का कपड़ा का निर्यात करते थे और आयात करते थे आयात करते थे। आपका जो मसाले वगैरह हैं, ये सब चीज़ें वो आयात करते थे। यहाँ पशुपालन का चलन था, परंतु पशुपालन को महत्व नहीं दिया जाता था। हुआंगहो नदी के उत्तर दक्षिण में स्थित में कांसे का काम महत्वपूर्ण था। उधर उसके तरफ कांसे का काम होता था। उसके बाद आ जाता है हमारा शांग राजवंश, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि शांग वंश की राज सभ्यता कैसी थी। शांग राजवंश लोगों का मानना था कि उनके पूर्वज देवताओं से जुड़े थे। शांग वंश का राजवंश का काल 1600 ईस्वी से 1046 ईसा पूर्व तक था। 1600 ईसा पूर्व से, ठीक है। शांग राजवंश के लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे तथा अनुष्ठान करते थे, और यहाँ पर बलि का अभ्यास था। बलि दी जाती थी वहां पर। तो देवी देवताओं की पूजा, आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ाया है कि रोमन साम्राज्य में, फारसी साम्राज्य में भी देवी देवताओं की पूजा होती थी। जैसे कि हमारे देश में एक एक धर्म दूसरा धर्म, ऐसे ही वहाँ पर भी शांग में भी और रोमन में भी फारस में भी देवी देवताओं, पत्थर की मूर्ति, इस तरीके की पूजा की जाती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही होता था, सब जगह जितना भी मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है सब जगह होता था। देवी देवताओं, पत्थरों की मूर्ति करना, अनुष्ठान करना, ये शांग में भी था, रोमन में भी था और फारस में भी था। ठीक है। शांग राजवंश में एक सामाजिक पिरामिड शांग राजवंश में एक सामाजिक पिरामिड था, जिसमें सबसे पहले राजा होता था, फिर कुलीन वर्ग यानी एरिस्टोक्रेसी, फिर सैनिक, फिर व्यापारी, फिर पुजारी, इसके बाद यहाँ से किसान, फिर मजदूर। इस तरीके का पिरामिड था वहां पर। ठीक है। तो अन्यांग शहर शांग राजवंश की राजधानी थी, और वहां खुदाई में मिली हड्डियों से यह पता चलता है कि वहां जंगल कितना घना रहा होगा। राइट, वहां पर जंगल बहुत ज्यादा था, कहाँ पर, चीन की सभ्यता में। आई होप आपने इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। मैं आपको ऐसे शो आउट कर देती हूँ। ओके। चीन की शांग सभ्यता, सभ्यताएं सारी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी छोड़ के नहीं जानी है एग्जाम के लिए। कुछ नहीं बता सकता कि कौन सी सभ्यता आ जाए। ठीक है। अंतिम 12 राजाओं ने शांग राजवंशों पर शासन किया है। शांग राजवंश में टोटल 12 राजा थे, और शांग राजवंश के 10वें शासन ने 1500 ईसा पूर्व के आसपास चैंगचाओ नामक शहर बसाया। ठीक है, चैंगचाओ नामक शहर उन्होंने बसाया, और 1122 ईसा पूर्व में के आसपास जोहू की जगह आप इसको जाऊ बोल सकते हो, जाऊ राजवंश ने इसे पराजित किया, और आधुनिक विद्वान के बीच इस सटीक स्थिति को लेकर बहस सी हो गई। जो इतिहासकार थे, कोई कहता है कि 1122 है, कोई कहता है 1046 ईसा पूर्व को वास्तविक तिथि मानते थे। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन का उपयोग होता था, उसे कैओलिन कहा जाता था, तथा भूरे रंग की मिट्टी के पतले बर्तन बनाए जाते थे जिन्हें चिकना किया जाता था। ठीक है। राजवंश में, बिल्कुल सिंपल आंसर है, बिल्कुल पढ़ेंगे एक ही बार में याद हो जाएगा। शांग राजवंश में चीनी लेखक का विकास हुआ। शांग राजवंश में लेखकों ने लिखना बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया था, और यह ओरेकल हड्डियों में उत्तीर्ण किया गया। कहाँ की उत्तीर्ण किया गया? ओरेकल हड्डियों। और चीन की जो लिपि है उसे ओरेकल बोन लिपि कहा जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैंने कहा आपको कि चीन में लिपि का आविष्कार बहुत जल्दी हो गया था, 1000 ईसा पूर्व से पहले ही, और वहां पर ओरेकल की हड्डियों में
लिखा जाता था खुदाई करके, जिसको कि बोन ओरेकल बोन लिपि कहा जाता है चीन की शांग सभ्यता के अंदर। और उसके बाद जो जोउ राजवंश के दौरान स्क्रिप्ट यानी कि जुआंगशु के रूप में विकसित हुई, एक तरह की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी थी, कहानी जिसे हम कह सकते हैं। और बाद में किन राजा का नाम है, किन राजवंशों ने इसे पूरे चीन के लिए मानकीकृत किया। जो सील स्क्रिप्ट थी, जिस तरीके से उनकी जो लिखाई थी, उसको पूरे जो किन राजवंश था उन्होंने उसको मानकीकृत कर दिया कि यही आपकी हमारी जो है भाषा है, यही हमारी लिखित भाषा है। तो जेड यहाँ पर मिलने वाला सबसे कीमती पत्थर था, जिससे नक्काशी के कड़े बनाए जाते थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। साथ साथ आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये आपकी बुक का ही है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने बुक से लिए हैं, कुछ अलग से लिए हैं। ठीक है, मैं आपको पूरा एक बार स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ठीक है, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सभ्यताओं के बाद आ जाता है आपका साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, जो मैं आपको ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। ये आपका खंड खा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। समझ आया होगा तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में लिखिएगा कि अगर आपको कौन से टॉपिक पढ़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है। मैं आपके लिए हो सकेगा टाइम मिलेगा तो आपके लिए वो सेपरेट वीडियो लेक्चर तैयार करूँगी, जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।